love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो हम अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो हमने बैंकिंग चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है उसी की लास्ट क्लास को आज करने वाले हैं, जो कि है कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, जो ये चीज़ें आ जाए तो ये किसके हाथ में होती हैं बेटा? सेंट्रल बैंक के हाथ में होती हैं। आपको मैंने बताया था कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई सेंट्रल बैंक के पास होता है और क्रिएशन ऑफ मनी सप्लाई या क्रेडिट क्रिएशन किसके हाथ में होता है? कमर्शियल बैंक के हाथ में। तो ये कैसे कंट्रोल करेगा मनी सप्लाई को? देखो, सबसे पहले बात तो ये समझो, मनी सप्लाई को कंट्रोल क्यों करना है? ताकि इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन ना हो। कैसे? मुझे एक बात बताओ, अगर लोगों के पास मनी सप्लाई ज़्यादा है, मतलब पैसा ज़्यादा है लोगों के पास, राइट? लोगों के पास पैसा ज़्यादा है तो वो डिमांड ज़्यादा करेंगे। अगर मनी ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा करेंगे। डिमांड ज़्यादा करेंगे तो उस चीज़ के प्राइजेस अप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? प्राइजेस अप जाएंगे तो इन्फ्लेशन आएगी कि नहीं आएगी? ये बात समझ आई? तो इन्फ्लेशन को ठीक करने के लिए लोगों के पास मनी कम करनी पड़ेगी। उस मनी को कम करने के लिए आरबीआई क्या है? स्टेप उठाएगा। ये बात समझ आई? और अगर मैं इसी का वाइस वर्सा की बात करूं, अगर मैं इसके सेम वाइस वर्सा की बात करूं कि लोगों के पास फॉर एग्जांपल मनी कम है तो डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी तो उस चीज़ के प्राइजेस भी डिक्लाइन हो जाएंगे और प्राइजेस डिक्लाइन आ जाएंगे तो डिफ्लेशन आ जाएगा, है ना? ना तो हमें प्राइजेस अप चाहिए होते हैं ना डाउन चाहिए होते हैं, हमें तो स्टेबिलिटी चाहिए हमारी इकोनॉमी के अंदर। तो इस डिफ्लेशन को ठीक करने के लिए हमें लोगों से मनी सप्लाई इंक्रीज करनी पड़ेगी और मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे? रेट्स को डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि कौन से रेट होते हैं, कैसे करना है। पहली बात ये समझ आई? तो इसलिए हम क्या है, क्रेडिट क्रिएशन को या क्रेडिट कंट्रोल करते हैं बाय द आरबीआई, मतलब सेंट्रल बैंक हमारा क्या है? कंट्रोल करता है, राइट? सो सेंट्रल बैंक जो है बहुत तरीके से जो है कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को इकोनॉमी के अंदर। ये जो मेजर है ये रिलेट करते हैं क्रेडिट सप्लाई बाय द कमर्शियल बैंक, और दो तरीके में इसको क्या है? क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले क्वांटिटेटिव और सेकंड वन इज क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं और क्वालिटेटिव कौन से होते हैं? पहले तो ये समझो। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब वो है बेटा जो सारे की सारी इंडस्ट्रीज पे सेम इफेक्ट करते हैं। मतलब ये इसमें आएंगे सारे रेट्स। अब मुझे एक बात बताओ, बैंक रेट इंक्रीज हुआ, रेपो रेट होता क्या करा रही हूँ, ये रेट्स हैं। रेट अगर मार्केट में बढ़ेगा तो सबके लिए बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में वो चीज़ें आती हैं जो सारी की सारी इंडस्ट्रीज को सेम तरीके से इफेक्ट करती है, पूरी इकोनॉमी को सेम तरीके से इफेक्ट करती है। लेकिन क्वालिटेटिव मेजर्स क्या होते हैं? जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक होते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में हमें मनी क्रिएशन ज़्यादा करनी है उसके अकॉर्डिंग भी हम वर्क कर सकते हैं, और जिस इंडस्ट्री में हमें मनी क्रिएट कम करना है उसमें भी हम इसके अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं, राइट? समझ आया? तो क्वांटिटेटिव इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं है, ये सब पे सेम इफेक्ट करेंगे, लेकिन क्वालिटेटिव इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, सब पे सेम इफेक्ट नहीं करेंगे। ये बात समझ आई? इसीलिए क्वांटिटेटिव में क्या आएंगे? क्वांटिटेटिव में आएंगे सारे रेट्स। क्वांटिटेटिव में क्या आएंगे? सारे रेट्स आ जाएंगे। अब करना कैसे है इस क्वेश्चन को, ये सुनो, क्वेश्चन ज़रूर आएगा। और हाँ, इस बुक में आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, तो आप क्या करो, जो चीज़ मैं बोल रही हूँ सिर्फ वो मीनिंग लिख लो अपना, ठीक है? लाइक मैं आपको बैंक रेट का मीनिंग बताऊंगी, रेपो रेट का बताऊंगी, रिवर्स रेपो रेट का, CRR, SLR, ये सब मैं आपको जो मेन पॉइंट है वो बताऊंगी। इसके बाद आपको इसको 2 से 3 लाइन में इसका मीनिंग लिखने के बाद लिखना है कि इन्फ्लेशन के टाइम पे जो रेट्स हैं आरबीआई उन रेट्स को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। रेट्स इंक्रीज करेंगे तो लोगों के पास मनी सप्लाई कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कम होगी तो इन्फ्लेशन अपने आप ठीक हो जाएगी। ये भी पढ़ा हमने। तो इन्फ्लेशन, आई से इंक्रीज, तो इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई रेट्स को इंक्रीज कर देगा और डिफ्लेशन के टाइम पे आरबीआई रेट्स को डिक्रीज कर देगा। रेट डिक्रीज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है लोग लोन ज़्यादा लेंगे तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया, तो डिफ्लेशन कब हो गया? ये बात समझ आई? ईजी है। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई रेट्स को इंक्रीज करेगा, सारे रेट्स को, और डिफ्लेशन के टाइम पे डिक्रीज करेगा। आपको ये लिख के आना है मीनिंग, 3-4 लाइन में, और 3-4 लाइन में ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है। तो आपका जो पूरा 5-7 लाइन का पैराग्राफ जो हम बनाते हैं एग्जाम में लिखते टाइम, पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते टाइम, वो बन जाएगा, राइट? तो स्टार्ट करते हैं विथ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, राइट? तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का सबसे पहला देखो, क्वांटिटेटिव होता क्या है? दोज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल जो फोकस करते हैं ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी को, मतलब ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं होते, ओवरऑल सप्लाई की बात करते हैं, ठीक है? सप्लाई ऑफ मनी लोअर की जाएगी ताकि इन्फ्लेशन को ठीक किया जाए, और रेस की जाएगी ताकि डिफ्लेशन को ठीक किया जाए। वो कैसे करेंगे? थ्रू डिफरेंट रेट। सबसे पहले आता है बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट वो रेट होता है जिसपे आरबीआई
कमर्शियल बैंक्स को लोन देगा। क्या देगा? लोन देगा। तो उसको बदले में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये इंटरेस्ट जिस % पे मिलेगा ये हमारा क्या हो गया? बैंक रेट हो गया। ये बात समझ आई? आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देगा, ऑब्वियस सी बात है, और लोन जिस रेट पे देगा वो क्या होगा? हमारा बैंक रेट हो जाएगा। और अगर कमर्शियल बैंक को ज़्यादा रेट पे लोन मिल रहा है तो आगे ये पब्लिक को, नॉर्मल पब्लिक को भी तो ज़्यादा रेट पे लोन देंगे, और अगर इनको कम रेट पे लोन मिल रहा है तो पब्लिक को भी कम रेट पे देंगे। तो इफेक्ट हुआ मार्केट के अंदर। ये बात समझ आई? तो इन्फ्लेशन के टाइम पे हम क्या कर देंगे? इन रेट्स को इंक्रीज कर देंगे ताकि मनी सप्लाई को कम किया जाए, और डिफ्लेशन के टाइम पे इनको डिक्रीज कर देंगे। इतना ईजी है, हो जाएगा, बहुत ईजी है ये, ठीक है। फिर आता है सेकंड वन इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट, यहाँ से नाम आ रहा है मार्केट, तो यहाँ से आएगा सेल एंड परचेज। मतलब इसमें क्या करती है? गवर्नमेंट जो है उसके पास जो सिक्योरिटी पड़ी होती है, आरबीआई, ठीक है, ओपन मार्केट में क्या करती है? गवर्नमेंट के बिहाफ पे सिक्योरिटीज़ को सेल या परचेज करते हैं कमर्शियल बैंक से। देखो, अगर वो सिक्योरिटीज़ को सेल करेगी, इसको याद कैसे करना है? बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो आपको। अब आरबीआई है और कमर्शियल बैंक है। अगर इन्फ्लेशन चल रहा है तो कमर्शियल बैंक से पैसा लेना है हमें, मनी कब करनी है? अगर इन्फ्लेशन चल रहा है तो मनी सप्लाई कम करनी पड़ेगी। मनी कम करने के लिए हम उनसे मनी ले लेंगे, तो उनको क्या करेंगे? सिक्योरिटीज़ को सेल कर देंगे। ऐसे याद करो, मैंने भी इसको ऐसे याद किया, ठीक है। क्या है? आरबीआई है, कहता है आरबीआई और कमर्शियल बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन होगी, सेल एंड परचेज होगी। सिक्योरिटीज़ क्या होता है? अब लाइक नेशनल सेविंग, देखो सर्टिफिकेट्स हो गए, ये जो शेयर्स डिबेंचर्स पड़े होते हैं फॉरेन की, ये सब आ जाएगा, राइट। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे हमें क्या करना है? इन्फ्लेशन के टाइम पे ऑलरेडी मनी सप्लाई ज़्यादा होती है, हमें मनी सप्लाई कम करनी है। मनी सप्लाई कम करने के लिए आरबीआई को मनी लेनी पड़ेगी। अगर वो मनी लेनी है तो सिक्योरिटी उसको सेल करनी पड़ेगी। एंड वाइज वर्सा क्या हो जाएगा? अगर आरबीआई ने और कमर्शियल बैंक है, अगर यहाँ पे डिफ्लेशन का टाइम पे बच्चे, डिफ्लेशन के टाइम पे हम क्या करेंगे? डिफ्लेशन के टाइम पे हमें उनको मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है तो मनी देनी पड़ेगी। मनी देनी है तो सिक्योरिटीज़ को वापस से परचेज करना पड़ेगा। ये बात समझ आई? सिक्योरिटीज़ को वापस से परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे सेल करेंगे और डिफ्लेशन के टाइम पे परचेज कर लेंगे। रट्टा मारने की भी नहीं ज़रूरत, अब तो हो जाएगा ये, ठीक है। फिर आगे क्या आता है? 5th नंबर, रेपो रेट। देखो रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट भी सेम जो हमने बैंक रेट पढ़ा कि आरबीआई क्या करेगी? लोन देगी कमर्शियल बैंक को, जिस रेट पे देगी जी वो क्या होगा? रेपो रेट होगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ फर्क क्या है? रेपो रेट शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। वो स्पेसिफिकली जो हमने ओपन मार्केट ऑपरेशन में ये पढ़ी ना, सिक्योरिटीज़ वगैरह, इनको जब कमर्शियल बैंक खरीदना चाहता है और उसके पास पैसे नहीं है तो वो आरबीआई से भी तो लोन ले सकता है ना। तो वो क्या करेगा? आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे देगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज करने के लिए, ठीक है। इसको रीपरचेज रेट भी कहते हैं, क्योंकि लिया किसके लिए है? परचेज करने के लिए, इसी से लोन ले लिया है ना, इसीलिए, ठीक है। ये बात समझ आई कि आफ्टर सम टाइम क्या होता है? आरबीआई इसको रीपरचेज कर लेगा, जो सिक्योरिटीज उसने अब सेल किया आफ्टर सम टाइम वो परचेज कर लेगा वापस, ठीक है। सो ये क्या है? ये भी सेम बैंक रेट की तरह है। इसमें भी क्या होगा? कमर्शियल बैंक लोन लेगा, किससे? आरबीआई से। आरबीआई से लोन लेगा तो इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, और जिस रेट पे वो इंटरेस्ट देगा वो क्या होगा? हमारा रेपो रेट। लेकिन ये जो इंटरेस्ट होगा ये लोन होगा ये वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए होगा, और इसको हम रीपरचेज रेट भी कहते हैं, क्योंकि ये किसके लिए लिया जाता है? ये लिया जाता है बच्चे सिक्योरिटीज़ को परचेज करने के लिए, राइट। फिर आता है रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट नाम से क्लियर हो रहा है, उल्टा हो जाएगा। अब तक हम पढ़ते आए थे कि हमारे जो कमर्शियल बैंक है ना वो लोन ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? कमर्शियल बैंक अपनी सेविंग्स, जो उसके पास सेविंग्स पड़ी है, सेविंग्स को आरबीआई के पास क्या है? जमा करवाएंगे। सेविंग्स को आरबीआई के पास जमा करवाएंगे और उसके बदले में जो इंटरेस्ट देगा, अब आरबीआई इंटरेस्ट पे करेगा, ये जो इंटरेस्ट आएगा ये जिस परसेंटेज पे दिया जाएगा वो हमारा होगा रिवर्स रेपो रेट। So the rate at which central bank accepts deposit from the commercial bank, या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू या नॉर्मली इसको हम क्या कहेंगे? रिवर्स रेपो रेट और रिवर्स रीपरचेज रेट, क्योंकि रेपो रेट क्या है? रीपरचेज, तो इसके आगे रिवर्स लगा दिया, राइट। हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा CRR। देखो CRR और SLR दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो और SLR मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? देखो दोनों में क्या होता है? आरबीआई आपको एक परसेंटेज बताएगा कि अपने डिपॉजिट का इतना परसेंट, सीआरआर में हमें अपने डिपॉजिट का इतना परसेंट कैश की फॉर्म में आरबीआई के पास जमा करवाना पड़ता है। ये बात समझ आई कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने वो किया था क्रेडिट क्रिएशन वाला प्रोसेस, उसमें हम 10% एग्जांपल लेके चले थे, तो 1000 का हमारे पास सेविंग आई थी, 100 रुपीज़ हमने 10% कैश रख के 900 का आगे लोन दिया था, याद है? तो वही तो है ये सीआरआर।
मतलब ये मिनिमम परसेंटेज है बैंक के टोटल डिपॉजिट की जो आरबीआई के पास हमें कैश फॉर्म में रखनी पड़ेगी कमर्शियल बैंक्स को। ठीक है, ये बात समझ आई। और एसएलआर क्या होगा? एसएलआर होगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब इसमें फ़र्क क्या है? इसमें बैंक जो है लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में, ये भी आरबीआई बताएगा कि इतना % आप लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में अपने पास रखो। सीआरआर में तो कैश आरबीआई के पास रखना है, लेकिन लिक्विड एसेट्स जो एसएलआर है उसमें लिक्विड एसेट को कमर्शियल बैंक खुद मेंटेन करेगा। सो हर बैंक को रिक्वायर होता है कि वो एक फिक्स % अपनी एसेट्स की लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में क्या है मेंटेन करके चले। अब लिक्विड एसेट्स कौन सी होती हैं? देखो, हमारी वो एसेट्स जो 1 साल के अंदर अंदर मतलब बहुत जल्दी ऑन द स्पॉट, देखो 1 साल वाला तो करंट आ गया ना, और ये लिक्विड में आ जाएगा जो ऑन द स्पॉट हम क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं जल्दी से जल्दी। तो कैश, गोल्ड, सिक्योरिटीज़ आ जाएंगी, ये चीज़ें। ठीक है, और इसमें लिखना वही है, इन्फ्लेशन के टाइम पे इन रेट्स को इंक्रीज कर दिया जाएगा और डिफ्लेशन के टाइम पे इन रेट्स को डिक्रीज कर दिया जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, अब एक और बात सुनो, सीआरआर प्लस एसएलआर, ये वर्ड आएगा आपके पास। जो हमने सीआरआर पढ़ा, कैश रिजर्व रेशियो, प्लस एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज इक्वल टू एलआरआर लीगल रिजर्व रेशियो। दोनों लीगली कंपलसरी है मेंटेन करनी, इसीलिए सीआरआर और एसएलआर दोनों किसका पार्ट है? एलआरआर का। क्वेश्चन आया था कंपोनेंट्स ऑफ एलआरआर। एलआरआर मतलब लीगल रिजर्व रेशियो। तो लीगल रिजर्व रेशियो में 2 रेशियोज आती हैं, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये तो हो गया आपकी क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। सारे रेट्स हैं, रेट्स का मीनिंग करना है और बाद में लिखना है इन्फ्लेशन के टाइम पे इंक्रीज कर देंगे और डिफ्लेशन के टाइम पे डिक्रीज कर देंगे। अब जो आता है पॉइंट वो आता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वालिटेटिव क्या होते हैं? वो इंस्ट्रूमेंट्स जो सम स्पेशल सेक्टर्स पे इंडस्ट्रियल स्पेसिफिक होते हैं ना, सेक्टर के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। तो जिस सेक्टर में हम अपनी मनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाहेंगे उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, और डिक्रीज करना चाहेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। तो इसमें क्या क्या आएगा? सबसे पहले आएगा मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब मार्जिन क्या होता है? खुद सोचो, जब भी हम कोई लोन लेते हैं, लोन लेते टाइम हमें कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट करवानी पड़ती है जिसको हम मॉर्टगेज कहते हैं। अब जो सिक्योरिटी होती है वो ज़्यादा महंगी होती है और लोन हमें कम का मिलता है। हमेशा यही होता है, अगर आप में से किसी ने लोन लिया हो या घर पे है ना, तो हमेशा यही होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको 80 लाख का लोन लेना है तो 1 करोड़ की आपने क्या किया, घर को अपने जो है मॉर्टगेज रखा, तो बीच में जो 20 लाख है, ये जो बीच में डिफरेंस आया इसी को हम कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये कोई भी बैंक जो है आपको 80 लाख की चीज़, 80 लाख के लोन के लिए 80 लाख की चीज़ नहीं रखेगा, हमेशा ज़्यादा रखेगा। कल को आप पैसे नहीं वापस करते तो उसको क्या फ़ायदा हुआ, राइट। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, मार्जिन रिक्वायरमेंट, जिस सेक्टर में हमें ज़्यादा मनी सप्लाई करनी है उसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देंगे, मनी सप्लाई ज़्यादा कर देंगे, और जिस सेक्टर में हमें मनी सप्लाई को कम करना है मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर देंगे। इजी। उसके बाद फिर आता है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, जहाँ पर भी वर्ड रेशनिंग होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें हम क्या करेंगे, कोटास बनाएंगे। कोटा मतलब ग्रुपिज्म कर दिया कि इस एक्टिविटी को मैक्सिमम, इस बिजनेस एक्टिविटी के लिए मैक्सिमम इतना ही लोन देना है। हमने क्या किया, फिक्स कर दिया क्रेडिट कोटास डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो इस टाइम पे भी जिसको हमें मतलब कोटास हम उसके लिए ज़्यादा डिसाइड करेंगे जिसको डिफ्लेशन के टाइम पे, और उल्टा हो जाएगा इन्फ्लेशन के टाइम पे। इजी है। तो कोटा लिमिट के अंदर उनको क्या मिलेगा, लोन मिलेगा। और लास्ट वन इज मॉरल सुएशन। ये बहुत ईजी है। मॉरल सुएशन क्या होता है, कमर्शियल बैंक आरबीआई को कहेगी कि मेरी एक्टिविटीज़ को फॉलो करो। इन्फ्लेशन के टाइम पे ऑब्वियसली बात है वो कहेगी लोन कम दो, और डिफ्लेशन के टाइम पे लोन ज़्यादा दो। तो ये चीज़ें उनको कमर्शियल बैंक्स को माननी पड़ेंगी, ये उनकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि उनको माने। अगर वो कल को नहीं मानती तो जो आरबीआई है वो इनके ऊपर क्या है, स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकता है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ आपका बैंकिंग चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगली क्लास से, तब तक के लिए इसको कंप्लीट कीजिए। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.